करता हूँ हमारे CIB मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग अपने BFM के यूनिट 13 को डिस्कस करेंगे और ये जो हमारा टॉपिक है यूनिट 13, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल रिस्क के बारे में। चलिए दोस्तों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं ऑपरेशनल रिस्क को। देखिए, ऑपरेशनल रिस्क होता क्या है। ऑपरेशनल रिस्क बेसिकली एक तरह का रिस्क होता है, एक तरह का लॉस का रिस्क होता है। किस चीज़ के कारण? तो इनएडिक्वेट या फेल्ड इंटरनल प्रोसेस या पीपुल या सिस्टम, मतलब जो इंटरनल प्रोसेस है किसी भी पार्टिकुलर सिस्टम का, वो यदि फेल हो जाए किसी भी कारणवश। और दूसरा जो कारण है वो है एक्सटर्नल इवेंट। एक्सटर्नल इवेंट जैसे कोई डकैती हो जाए या फायर हो जाए या और भी कुछ तरह का जो लॉस है, तो ये इन सभी के कारण जो लॉस, जो रिस्क होता है, उसे हम लोग ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। तो दोस्तों, अब है जो हमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि कैसे हम इस रिस्क को मेज़र करेंगे, हाउ टू मेज़र दिस रिस्क। सो इसके लिए बेसिकली तीन अप्रोच हैं। पहले हैं बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, दूसरे हैं स्टैंडर्डाइज अप्रोच, और तीसरे हैं हमारे AMA यानी कि एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके इन तीनों अप्रोच को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक इंडिकेटर अप्रोच को, जिसे शॉर्ट में हम लोग BIA कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसे एक एक पॉइंट वाइज समझिए। देखिए क्या कह रहा है ये पॉइंट। 15% ऑफ एवरेज पॉजिटिव ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ प्रीवियस 3 ईयर विल बी द कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए, बेसिकली हम लोगों को ये जो तीन अप्रोच है, ये किस चीज़ का अप्रोच है? ऑपरेशनल रिस्क को मेज़र करने का। और आप लोग जानते होंगे रिस्क वेट एसेट के बारे में। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में समझाया था, बहुत बार समझा भी चुका हूँ। एक CAR के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों। CAR ये तो जानते ही होंगे आप लोग। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के लिए कैपिटल चाहिए ना, तो कैपिटल तो हमें पहले निकालना होगा। तो कैपिटल निकालने के लिए क्या कहा गया है, पढ़िए यहाँ। कैपिटल निकालने के लिए कहा गया है कि 15% ऑफ एवरेज पॉजिटिव ग्रॉस एनुअल इनकम, ठीक है, पिछले 3 साल का जो ग्रॉस एनुअल इनकम है उसका 15% हमें लेना है। वही उतना ही कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इस प्रकार से ज़्यादा कैपिटल को मेंटेन करना होगा हमें। तो दोस्तों, ये बेसिक इंडिकेटर अप्रोच वैसे पूछा नहीं जाएगा, बस जानकारी होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी कुछ नाम का है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, अब हम लोग जो दूसरा मेथड डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्डाइज अप्रोच, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से समझिए दोस्तों। देखिए इसमें क्या कहा गया है। ऑल बैंकिंग एक्टिविटीज़ आर टू बी डिवाइडेड इन 8 बिजनेस लाइन। जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ हैं सबको 8 बिजनेस लाइन में डिवाइड किया जाएगा। आइए देखते हैं वो कौन कौन से 8 पार्ट हैं। पहले हैं हमारे कॉरपोरेट फाइनेंस, दूसरे हैं ट्रेडिंग एंड सेल्स, तीसरे हैं रिटेल बैंकिंग, फोर्थ है हमारे कॉमर्शियल बैंकिंग, फिफ्थ है एसेट मैनेजमेंट, 6 रिटेल ब्रोकरेज, 7 एजेंसी सर्विस और 8 हमारा पेमेंट सेटलमेंट। बस इसे एक बार देख लीजिए। ये 8 सेगमेंट में, बिजनेस लाइन में हमारे बैंकिंग एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया है एज़ पर स्टैंडर्डाइज अप्रोच। अब देखिए आखिर डिवीज़न का क्या फ़ायदा, क्यों डिवीज़न किया गया है, आइए वो समझते हैं। देखिए, ऐसा है कि विद इन ईच बिजनेस कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी कैलकुलेटेड है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कैपिटल रिक्वायरमेंट का कैलकुलेशन। हमें क्या करना है? कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करना है। तो कहा गया है कि प्रत्येक बिजनेस लाइन में कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आइए वो समझते हैं। इसमें कहा गया है कि हमें ग्रॉस एनुअल इनकम को, ठीक है, हमें ग्रॉस एनुअल इनकम को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? एक फैक्टर बीटा से। बीटा एक फैक्टर है दोस्तों, यहाँ पे जो बीटा मैंने लिखा है ये एक फैक्टर है, ठीक है, जिसका वैल्यू 12% से लेके 18% के बीच में होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछा जा सकता है कि बीटा का वैल्यू किस रेंज में लाई करता है। तो आंसर है 12 से 18% के बीच में। तो हमें करना क्या है कि एवरेज ग्रॉस इनकम को बीटा फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और फिर उसे हमें क्या करना है? प्रीवियस 3 ईयर्स का, ठीक है, पिछले 3 साल का जो एवरेज ग्रॉस इनकम है उसे बीटा फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ये बीटा फैक्टर है क्या, और जो हमने कहा वो 12 से 18%, तो किसके लिए 12 है, किसके लिए 18 है? तो आइए हम लोग समझते हैं एक एक करके इन पॉइंट को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 8 सेगमेंट में बांटा था ना बैंकिंग सेक्टर को, बैंकिंग एक्टिविटीज़ को। तो ये इन्हीं 8 में से किसी के लिए बीटा का वैल्यू 12 होगा, किसी के लिए 15 होगा, किसी के लिए 18 होगा। तो आइए देखते हैं किसके लिए क्या वैल्यू होता है। देखिए, रिटेल बैंकिंग हो, रिटेल ब्रोकरेज हो या एसेट मैनेजमेंट हो, इसके लिए 12% है। कॉमर्शियल बैंकिंग या एजेंसी सर्विस है तो उसके लिए 15%, और कॉर्पोरेट ट्रेडिंग एंड पेमेंट सेटलमेंट के लिए 18%। बस एक दो बार इसे देख लीजिए, आपको याद रहेगा। कोई ऐसा भी नहीं है कि वैसे रटना ही है, रटने का बिल्कुल प्रयास नहीं कीजिए। टेंशन मुक्त रहिए, एकदम हमेशा के लिए याद रहेगा। एकदम एक दो बार बस इसे देखना है आपको। चलिए,
अब देखिए ये तो था हमारा स्टैंडर्डाइज अप्रोच। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा स्टैंडर्डाइज अप्रोच का। करना क्या है हमें कि कैपिटल रिक्वायरमेंट को फाइंड करने के लिए हमें ग्रॉस इनकम को बीटा फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और वो पिछले 3 साल का होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे मेथड का, जो कि है एडवांस मेजरमेंट अप्रोच, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमने अभी तक BIA मेथड को देखा, दूसरा हमने देखा स्टैंडर्डाइज अप्रोच को, और अब हम लोग देख रहे हैं एडवांस मेजरमेंट अप्रोच को। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कैपिटल रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन, टू कैलकुलेट द कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कैसे करेंगे? तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेटेड बाय एक्चुअल रिस्क मेजरमेंट सिस्टम devised by bank on internal operational risk measurement method using quantitative and qualitative criteria। मतलब बैंक के अपने अंदर का एक रिस्क मेजरमेंट मेथड होता है दोस्तों, तो उसके थ्रू हम लोग कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बस यही कहा गया है इसमें एडवांस मेजरमेंट अप्रोच में। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा। ठीक है, ये जो मेथड है। तो देखिए बेसिक चीज़ पहले समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए आपको मान लीजिए कैपिटल चार्ज दिया हुआ हो और रिस्क वेट एसेट निकालने को कहा जाए, तो कैसे निकालेंगे आप? तो सिंपल सी बात है, हम लोग CAR के बारे में पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, CAR क्या था? CAR था हमारा कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेट, कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेट। तो देखिए दोस्तों, तो हम लोग रिस्क वेट को लिख सकते हैं ना, कैपिटल डिवाइडेड बाय CAR, और हम लोग का रिक्वायर्ड CAR कितना है? 9%। ठीक है, ये CAR आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो बस करना क्या है, ये इस फॉर्मूले को अच्छे से यूज करना आना चाहिए। RWA इक्वल टू कैपिटल चार्ज डिवाइडेड बाई 0.09। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। ये जो AMA अप्रोच है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है, जैसे हम लोग एडवांस मेजरमेंट अप्रोच करते हैं, उसे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो देखिए ऐसा है कि AMA अप्रोच के अंदर जो हमारा ऑपरेशनल रिस्क है, ठीक है, उसका लेवल को कैलकुलेट करने कैसे, उसके लेवल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लेवल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे 3 चीज़ों के बेसिस पे। पहला है एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, दूसरा है एस्टिमेटेड पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट, और तीसरा है एस्टिमेटेड इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। दोस्तों ये टर्म आपको काफ़ी ज़्यादा लग रहा होगा कि क्या 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 है, ये सब टफ है। बिल्कुल ये जटिल नहीं है, बस आप ऐसे समझिए कि ऑकरेंस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो रिस्क होने की। ठीक है दोस्तों, फिर क्या उसका इम्पैक्ट होगा, और तीसरा है हमारा कि इंटरनल कंट्रोल पे क्या इफेक्ट होगा, इम्पैक्ट होगा उसका। चलिए, तो ये तीन चीज़ हमें क्या चाहिए, ये 3 चीज़ हमें जो है चाहिए, तब हम लोग ऑपरेशनल रिस्क के लेवल को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो देखिए अब मान लीजिए कि हमें ये तीनों चीज़ मिल गया, हमने ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी पता कर ली, फाइनेंशियल इम्पैक्ट पता कर लिया, और इंटरनल कंट्रोल का इम्पैक्ट पता कर लिया। तो अब कैसे निकाला जाए ऑपरेशनल रिस्क को, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों ऐसा है कि वही हम बता रहे हैं एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। तो ये कैसे पता करते हैं हम लोग? तो हमारे पास जो हिस्टोरिकल डाटा है, ठीक है, उसका जो रिस्क होने का फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है, ठीक है, और उसका जो लाइक्लीहुड है और फ्यूचर में वो होगा, इन सभी डाटा के बेसिस पर हम लोग ये इसको कैलकुलेट करते हैं, हम लोग एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस को। तो देखिए दोस्तों, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, ये जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट लिसन टू इट। तो फर्स्ट थिंग इज़, यदि नेग्लिजिबल रिस्क है हमारा, तो उस केस में हम लोग 1 लेंगे, लो रिस्क वाले केस में 2 लेंगे, मीडियम रिस्क 3, हाई रिस्क 4, वेरी हाई रिस्क 5। ये 1 2 3 4 5 क्या है दोस्तों? देखिए आप जब फाइनली आपको 3 चीज़ दिया रहेगा, 3 चीज़ के थ्रू आप लोग ऑपरेशनल रिस्क के लेवल को कैलकुलेट करेंगे। तो उसका वैल्यू यदि 1 आता है तो आप समझिए कि रिस्क बहुत कम है, 2 आता है मतलब लो रिस्क है, 3 में मीडियम है, 4 में हाई है, और 5 में वेरी हाई है। तो अब देखिए फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला का कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा ऑपरेशनल रिस्क के लेवल को कैलकुलेट करने के लिए? तो वो ये फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस इंटू पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट इंटू इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आप क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। दोस्तों अंडर रूट पता होगा आपको, जैसे 64 का अंडर रूट कितना होता है? 8 होता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये जो 3 चीज़ हमने ऊपर लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 3 चीज़ ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वैल्यू, तो आपको इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो भी रिजल्ट आए, मान लीजिए कि रिजल्ट आया आपका 100, ठीक है, मान लीजिए 100 आया, तो उसका आप क्या करेंगे, अंडर रूट कर लेंगे, बस यही है। ये कितना आ जाएगा, वो 10 आ जाएगा। तो ये 10 जो निकला वो क्या निकला दोस्तों, ये 10 निकला हमारा ये एस्टिमेटेड लेवल ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। चलिए, तो ये था निकालने का तरीका। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं जिससे और अच्छे से कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस दिया हुआ है कितना, 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इम्पैक्ट दिया हुआ है हमें 4, इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल दिया हुआ 50%। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि ये 50% क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल का इम्पैक्ट है। और हमने जो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ये हमें किसका इम्पैक्ट लेना है, हमें लेना है
इंटरनल कंट्रोल का इम्पैक्ट। तो आप ऐसे समझिए कि इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल कंट्रोल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे मान लीजिए इंटरनल कंट्रोल का इम्पैक्ट यदि मान लीजिए 40% है, कितना है दोस्तों, मान लीजिए 40% है, तो फाइनेंशियल कंट्रोल कितना होगा 60%। मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है ये, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में वैसे फाइनेंशियल कंट्रोल का इम्पैक्ट दिया जाएगा, तो आप बताइए दोस्तों, यहाँ पे हमें जो 50% दिया हुआ है फाइनेंशियल कंट्रोल का इम्पैक्ट, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंटरनल कंट्रोल का इम्पैक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 50 को माइनस कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे किया है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 100 में से 1, वही तो हुआ एक तरह से 1 माइनस 0.5। आखिर ये क्यों किया, ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या करना है, हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका रूट निकालना है। तो मल्टीप्लाई करने पे आया ये 4, और 4 का रूट कितना होता है 2। अब देखिए ये जो 2 आया है वो किस कैटेगरी में आ रहा है, हाई में, रिस्क में, या वेरी लो में। तो देखिए 2 हमारा आ रहा है लो रिस्क वाली कैटेगरी में, आप यहाँ देख सकते हैं। सो 2 इज़ अंडर लो रिस्क कैटेगरी। तो दोस्तों ये था पहला एग्जांपल। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में जो है ऐसे पूछा जाए आपको कि बताइए फाइनेंशियल इम्पैक्ट मान लीजिए कि 20% है, अभी कितना था 50% था। तो 20% होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 20 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 80। 80 हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल कंट्रोल का इम्पैक्ट। तो बस हमें 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 4 इंटू 0.8 टू द पावर 0.5, यानी कि अंडर रूट उसका, क्योंकि हमारा 1.6 आएगा। और 1.6 बेसिकली क्या होता है, लो होता है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब 1 से 5 के बीच में इसे हम लोग डिवाइड किए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन, कैसा लगा आपको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगले लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट को, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल चार्ज और ऑपरेशनल रिस्क। तो उम्मीद है ऑपरेशनल रिस्क का जो तीनों मेथड है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। इसी तरह चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।